एक मित्र ने लिखा है, पिछले ध्यान के कार्यक्रम में आपने एक मित्र के ध्यान में घटी अनुभूति को हम सबसे शेयर किया था और आपने कहा कि यह अनुभव इस शरीर मन के यंत्र में घटी हुई घटना है जो इस शरीर मन के खत्म हो जाने के बाद खत्म हो जाएगी। जो मायने रखता है वो अभी और यहीं इस शरीर में घटी हुई पीस और हार्मनी जो कि इसी जीवन काल से संबंधित है। जब मित्रगण आपको ऐसा बोलते हुए सुनते हैं तो उनको लगता है जैसे पूर्व जन्म या जाति स्मरण या पास्ट लाइफ जैसा कुछ नहीं होता है। जो वो अभी और यहीं है वही सत्य है, लेकिन क्या ये पूर्ण सत्य है? हमारी ये काया स्मृति है जो हमारे इस शरीर के यंत्र के मृत हो जाने के बाद भी रहती है और ट्रेवल करती है, फिर वही नया आकार भी लेती है। इसलिए हमारे सबकॉन्शियस में उसकी स्मृतियां बनी रहती हैं। दलाई लामा की जो परंपरा है उसमें इसकी विस्तार से बात कही गई है और भगवान बुद्ध ने भी ये कहा था कि उनका जन्म मैत्रेय द बुद्ध के नाम से होगा और उन्होंने जातक कथाओं में अपने ही तमाम पूर्व जन्मों का जिक्र किया। अनंत में भी कई आने वाले मित्र जो कई सालों से आ रहे हैं उनसे भी आपने कई बार बोला है कि तुम खुद नहीं बता पाते कि तुम यहाँ पर क्यों हो, पर फिर भी कुछ है जो खींच लाता है। ये भी कई मित्रों को एहसास होता है कि जैसे सब कुछ दोबारा हो रहा है, अ काइंड ऑफ डेजा वू। और कुछ ऋणानुबंधन भी होते हैं, अच्छे या बुरे, जो अतीत जन्मों से चले आ रहे होते हैं। इन सब पर आप क्या कहना चाहेंगे? और आपने कई बार सोल ग्रुप की भी बात की है जो दोबारा किसी कालखंड में फिर से आते हैं जब अस्तित्व फिर से एक लीला, एक नया खेल रचना चाहती है। दोबारा आने का तात्पर्य यह है कि वो ग्रुप पहले भी कभी साथ था। कृपया इस सब पर विस्तार से कुछ कहें। बात यूं तो बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन अगर हम उसकी जटिलता को थोड़ा सा इग्नोर करें तो उलझ जाती है। कई बार सरल बातें बड़ी जटिल प्रतीत होने लगती हैं क्योंकि जीवन में हमारी सरलता की आदत नहीं रह गई है। हम जटिलता में जीने के अभ्यस्त हो गए हैं और जो सरल है वो तो पूरी तरह जटिल हो जाता है। ये सारी प्रक्रिया जन्म मृत्यु की, पुनर्जन्म की और किसका पुनर्जन्म होता है नहीं होता है, इसको अगर हम बहुत स्पष्ट रूप से समझें तो बहुत सरल है। देखिए, जैसा कि बार बार मैं कहता हूं कि लाइफ फोर्स कंटिन्यू रहती है, यानी कि जीवन ऊर्जा जो है वो आगे जाती रहती है। और यह भी कहता हूं कि व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। अब ये बात नई नहीं है, यही बात भगवान बुद्ध भी कहते थे। वो भी कहते थे कि व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, इसीलिए उन्होंने अनात्मा का सिद्धांत दिया, अनत्ता का सिद्धांत दिया। उन्होंने जातक कथाओं के रूप में ये बात भी कही अपने पूर्व जन्मों की, जैसा कि तुमने लिखा। उन्होंने मैत्रेय की अवधारणा, मैत्रेय का कॉन्सेप्ट भी दिया। बुद्ध ने ही जाति स्मरण के प्रयोगों की खोज की। तो ये सारी बातें एक साथ थी, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। अब जैसे इसको उदाहरण के रूप में समझें कि हम किसी नाटक का हिस्सा बने, स्टेज पर हम कोई नाटक खेलें और नाटक हो या मूवी हो, हम जानते ही हैं कि हम उसमें तमाम किरदार कर सकते हैं।
हम बार बार नए नए किरदार उसमें निभा सकते हैं। अब उसमें क्या होता है, पहले मोटी बात समझें कि जो करने वाला है रोल वो तो एक ही है, किरदार बदलते हैं। जब किरदार बदलता है तो किसी किरदार का ये अगला या पिछला जन्म नहीं होता। करने वाले का रोल बदला है, लेकिन जो रोल प्ले किया जा रहा था, क्या वो ये कह सकता है कि उसका पुनर्जन्म हो गया या वो कहीं आगे चला गया? अब जीवन के नाटक में अगर हम देखें तो इसको थोड़ा और पीछे हम खिसका सकते हैं। उसमें ये जो नाटक प्ले करने वाला ही किरदार है, यानी कि जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मूल चरित्र है, वो भी उस चेतना के परिदृश्य में, यानी कि उस जीवन ऊर्जा के प्रवाह में एक पात्र है, एक कैरेक्टर है। जो लाइफ फोर्स है, लाइफ फोर्स को भी हम उस चेतना के सागर में उठी हुई एक विशेष लहर की तरह देख सकते हैं। जैसे चेतना को हम परसीव करें एक महासागर की तरह, फिर उसमें एक लहर उठती है, एक खास ढंग से, एक खास तरह से वो अपनी दूर तक यात्रा करती है। अब वो लहर बीच में कई रूप ले सकती है, कई मोड़, कई उतार, कई चढ़ाव उसमें आ सकते हैं, लेकिन कोई भी मोड़, किसी भी बिंदु पर कोई भी परिवर्तन जो हो रहा है, वो पहले के बिंदु पर हुए परिवर्तन का अगला परिवर्तन नहीं है। जैसे कि आप कैरेक्टर से उसको ज्यादा आसानी से समझेंगे कि हमारे इस जीवन में तो हमारा एक नाम हुआ, वो हमारे स्थान और समय के कारण से था। उस नाम के माध्यम से फिर हमको एक भूमिका मिली, संसार में हमने भूमिका निभाई। लेकिन ये जो बॉडी माइंड, ये शरीर मन आया था, ये तो उस लहर यानी उस लाइफ फोर्स की पृष्ठभूमि पर आया था। और वो जो लहर थी लाइफ फोर्स की, वो चेतना की पृष्ठभूमि पर आई थी, बिल्कुल स्पष्ट। तो उस लहर का अपना कोई नाम नहीं है, अपना कोई उसका एक अलग पहचान का ढंग नहीं, क्योंकि उसकी पहचान तो सागर ही है, यानी उसकी पहचान तो फंडामेंटल कॉन्शियसनेस ही है, जो ओरिजिनल सोर्स। अब कितने भी रूप बदलते जाएं, वो लाइफ फोर्स तो अपने मूल रूप में वही रहेगी, लेकिन जब वो अपने कॉन्शियसनेस के ओशन से थोड़ी देर के लिए अलग हुई है, तो उसका एक अपना अलग चरित्र भी बना है, अपना उसका एक अलग फ्लो भी बना है। अब लहर क्यों उठी है, ये इतने कारणों पर निर्भर हो सकता है कि उसे अकारण भी कहा जा सकता है, या उसे रहस्य कहा जा सकता है, या ये कहा जा सकता है ये उस परम नियम की अपनी एक लीला है। जिस तरह से हम इस लाइफ में ही कोई नाटक या मूवी करते हैं और उसमें एक हमारा ग्रुप तैयार हो जाता है, जिनका अपना ज्यादा अलाइनमेंट होता है। फिल्मों में भी हम देखते हैं, कोई डायरेक्टर है, उसका कोई पसंदीदा कलाकार है, म्यूजिशियन है पसंदीदा, उसका डायलॉग राइटर है, सॉन्ग राइटर है, सब एक पसंदीदा टीम है पूरी, क्योंकि उनका आपसी अलाइनमेंट, आपसी समन्वय, तालमेल बहुत अच्छा है। तो वो फिर से इकट्ठे होते हैं, फिर से कोई नई मूवी बनाते हैं। अब वो जो ग्रुप बार बार नए नए नाटक रचता है, नई नई मूवी बनाता है, उसी को हम सोल ग्रुप कहते हैं। इस जीवन में भी उन अलग अलग लहरों के अलग अलग फॉर्मेट और उनका अलाइनमेंट, उनकी तालमेल इतने मिस्टीरियस ढंग से हो जाती है कि वो कुछ उद्देश्य इस अस्तित्व में पूरा करते हैं। वो क्या उद्देश्य पूरा करते हैं, ये अगेन रहस्य है, कॉस्मिक मिस्ट्री है, वो कॉस्मिक लॉ के अंतर्गत आता है, जिसे जाना जा सकना पूरी तरह हमारे सीमित मन के लिए संभव नहीं है। लेकिन उसी को सोल ग्रुप हम कहेंगे, और वो बार बार आ सकता है नए नए रूपों में, नए नए नामों में। तो उसको हमें कंटिन्यूटी भी कहेंगे कि वो कंटिन्यूटी आ रही है। लेकिन जो बीच बीच के किरदार थे वो लौट लौट के नहीं आ रहे हैं, यानी कि वो उस टाइम स्पेस में डिसॉल्व हो गए। जैसे एक ही किरदार अभी हीरो का रोल प्ले कर सकता है, अगली ही मूवी में वो विलेन का रोल प्ले कर सकता है, और फिर कभी उसकी मर्जी हो तो वो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत रोल प्ले करते हुए चला जा सकता है। तो
अगर हम उसको उदाहरण से देखें तो वो जो रोल थे बीच में वो आगे नहीं कंटिन्यू हो रहे हैं, वो जो मूल कलाकार है वो कंटिन्यू हो रहा है। लाइफ के ड्रामे में, जीवन के नाटक में जो मूल चरित्र है यानी कि मूल व्यक्ति है वो चेतना ही है, वो लाइफ फोर्स ही है जो अलग अलग रूप और नाम के साथ आगे जाती है। अब पूछी है बात ऋणानुबंधन की भी, कि ऋणानुबंधन यानी कार्मिक जो बंधन बन जाते हैं लोगों के, ये सब बातें देखा जाए तो व्यक्ति की मान्यताओं पर खड़ी है। लाइफ फोर्स का अपना कोई ऋणानुबंधन नहीं होता, लाइफ फोर्स का या उस चेतना का अपना कोई कर्म बंध नहीं होता। कर्म बंध या ऋणानुबंधन एक मान्यता है, एक कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट बस इतनी बात में उलझा हुआ है कि जब व्यक्ति अपने को कुछ करने वाला मानेगा यानी कि डूवर या कर्ता मानेगा तो उसके ऊपर वो काल्पनिक ऋणानुबंधन या काल्पनिक कर्मबंध आएगा भी। लेकिन जैसे ही वो इस समझ को उपलब्ध होगा कि वो नॉन डूवर है, अकर्ता है, सब चेतना की ही लहरों में घट रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, तो उसका व्यक्तिगत कोई कर्मबंध नहीं होगा और व्यक्तिगत उसका कोई ऋणानुबंधन नहीं होगा। जीवन के इस विराट नाटक में देखा जाए व्यक्तिगत कर्म जैसी चीज सचमुच में होती नहीं है, पर्सनल कर्म नहीं होता, सारे कर्म इम्पर्सनल होते हैं। लेकिन फिर भी गुत्थी यह है कि पर्सनल कर्म जैसे जान पड़ते हैं हमको। अब हमको जान पड़ते हैं वो, तो हमको उन्हें निपटाना भी पड़ता है। पर्सनल कर्म हमारी मान्यता है, अन्यथा जो हमारे सामने उस समय जीवन की परिस्थिति पैदा करती है हम उस पर केवल रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, उससे आगे चले जाते हैं। लेकिन वो ऐसा कोई बंध नहीं बनता है कि जिससे हमारी कोई चीज अटक गई है और उसको लौटकर हमें फिर से सुलझाना है। व्यक्तिगत कर्म की अवधारणा ने व्यक्ति को बहुत परेशान किया है। अब व्यक्तिगत कर्म की अवधारणा भी उसी अवधारणा पर खड़ी है, उसी कॉन्सेप्ट पर खड़ी है जो व्यक्ति के पुनर्जन्म को मानती है, इंडिविजुअल के। यानी कि मूवी का एक जो किरदार है उसने जो किया था उसी को हम कोई अगला जब रोल दें तो उसको वो काम ना करने दें। जैसे कई ऐसी घटनाएं आज के परिदृश्य में भी होती हैं कि किसी कलाकार ने कोई धार्मिक रोल कर लिया या किसी महिला ने कोई देवी का रोल कर लिया, कोई ऐसी साध्वी का रोल कर लिया। अब किसी अगली मूवी या टीवी सीरियल में वो कोई मॉडर्न रोल करे, कोई वैम्प का रोल करे जिसमें वो ड्रिंक कर रहा हो या कुछ भी ऐसे सीन हो, तो तमाम लोग उस पर आपत्ति करते हैं कि ये कैसे हो सकता है, इन्होंने तो सीता का रोल प्ले किया था, इन्होंने तो कुंती का रोल प्ले किया था, इन्होंने तो पार्वती का रोल प्ले किया था, ये ऐसे कपड़े कैसे पहन सकते हैं ये। अब देखा जाए पार्वती थोड़ी है जो रोल प्ले कर रही है, यानी कि वो सीता नहीं है जो रोल प्ले कर रही है। ये उसका, अगर हम उसको व्यक्तिगत करेंगे, पर्सनलाइज करेंगे तो वो कर्म अटका है जो आगे जाएगा, यानी कि वो अटकाव हुआ उसका। लेकिन अगर वो रोल वहीं का वहीं पर खत्म हुआ तो आगे तो कुछ गया नहीं, तो उसका कोई ऋणानुबंधन और उसका कोई कर्म बंध बना नहीं। इसी तरह से मान लो कोई किसी ने बड़े खलनायक का रोल किया, वो किया उसने और वहीं का वहीं खत्म हुआ। जब अगला रोल करेगा तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा कि भाई पिछली मूवी में, नाटक में तुमने बहुत खलनायक का काम किया था, मूवी या जो अब आ रही है वो बहुत ही सच्चरित्र वाली है, बहुत अच्छा सदाचारी इसमें कैरेक्टर है, तो जो पहले वाले तुम्हारे अंदर रेजिडुअल हैं उनको पहले क्लीन करना पड़ेगा। तुमको एक वर्कशॉप लेनी पड़ेगी, रिहैबिलिटेशन में डालना पड़ेगा, या तुमको धार्मिक भाषा में कहें तो कुछ अनुष्ठान, पूजा पाठ, ध्यान धारणा कुछ करनी पड़ेगी, तब तुम क्लीन हो गए, तब तुम वो वाला रोल कर पाओगे। या अगर वो उस रोल में कोई चीज नहीं ठीक कर पाए तो हम कहेंगे कि पहले तुमने इतने बुरे बुरे
कैरेक्टर प्ले किए थे तो इसमें तुम्हारा ये खराब आना ही था परफॉर्मेंस। मतलब ये बहुत जनरलाइज उदाहरण से मैं बता रहा हूँ, बहुत सामान्यीकृत उदाहरण से बता रहा हूँ। इसी तरह से क्या है कि जब कोई भी कैरेक्टर पर्सनलाइज नहीं है हमारे इस ड्रामे में, इस जीवन में हम पैदा हुए ए फॉर्म में जितनी भी हमने चीजें करी वो इस ए फॉर्म के साथ ही डिजॉल्व हो गई, लेकिन उनका एक जो सार रूप था, जिसको तुमने काया स्मृति भी कहा है, या उसको हम कहें एक पार्ट ऑफ कॉस्मिक मेमोरी या आकाशिक रिकॉर्ड का भी पार्ट कहें, वो आगे ट्रेवल कर जाता है। लेकिन जो ट्रेवल कर जाता है वो पर्सनलाइज कर्म या पर्सनलाइज मेमोरी नहीं होती, वो एक पर्टिकुलर लाइफ फोर्स में इनकोडेड एक अनुभव होता है। बुद्ध ने भी इसके लिए बहुत ही अच्छा शब्द उपयोग किया था, स्मृति आगार, यानी कि उसको हम ट्रांसलेट करें मेमोरी पूल, अर्थात व्यक्ति इस अस्तित्व में अपनी स्मृतियों के एक संग्रह के रूप में रह जाता है। वो स्मृतियां व्यक्तिगत नहीं रहती, यानी एक ही नहीं रहती, और जब वही लाइफ फोर्स बी फॉर्म लेती है तो एसेंशियल फॉर्म में वो चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं, लेकिन वो इस फॉर्म में नहीं ट्रांसफर होती हैं कि ए का जो किया धरा था वो बी को निपटाना है। बी को कुछ भी निपटाना नहीं है, बी के पास सारा का सारा डेटा, इंफॉर्मेशन और जो एनर्जी इनपुट है वो ट्रांसफर हुआ है। अब वो उस देश काल की परिस्थितियों के हिसाब से अपने रोल को करेगा। जैसे कि तुम मोबाइल बदलो अपना, तो मोबाइल का सारा डेटा ट्रांसफर कर लेते हो। तो जब मोबाइल का डेटा ट्रांसफर कर लेते हो तो तुम्हारा एक ब्रांड के मोबाइल का दूसरे ब्रांड के मोबाइल में पुनर्जन्म तो नहीं होता, या वो कंटिन्यू नहीं होता। तुम यही कहोगे भाई हमारा डेटा था वो कंटिन्यू हो गया, मोबाइल से अटैचमेंट नहीं रखते। ये भी नहीं कहते कि उस कंपनी की जो प्रॉब्लम थी इस कंपनी में भी आएंगी। अब ये जो सैमसंग की प्रॉब्लम थी आईफोन में भी चली आएगी, या आईफोन की प्रॉब्लम है ये हुआवे में चली आएगी, या मतलब हम पूरी तरह से डिटैच हैं टेक्नोलॉजी में, हम पूरी तरह से डिटैच हैं, क्योंकि हम उसको इंस्ट्रूमेंट की तरह से देखते हैं, गैजेट की तरह देखते हैं, और डेटा को हम डेटा मानते हैं, वो ट्रांसफर हो जाता है। अब डेटा का कोई पर्सनलाइजेशन नहीं है कि जो किसी खास ब्रांड के गैजेट में पर्सनलाइज हो गया था, डेटा तो डेटा था, वो चला गया आगे। समझ रहे बात को? तो इसी तरह से हम अलग अलग जब गैजेट की तरह देखें, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की तरह इस बॉडी माइंड को देखें, तो जब ये सिस्टम बदल जाता है, गैजेट बदल जाता है, जो फंडामेंटल डेटा है, जो कि ऑब्वियसली हमारे मोबाइल या कंप्यूटर के डेटा से ज़्यादा इंट्रिकेट और जटिल है, ज़्यादा संवेदनशील है, और वो तुलना भी बहुत सटीक नहीं है जितनी हम गैजेट के डेटा की करें, उतनी हमारे इस बॉडी माइंड में जो इस शरीर मन में संग्रहित सूचनाएं, अनुभव, वृत्तियां, उनका संग्रह है वो अलग ढंग से प्रवाहित होता है। तो इस तरह से ये ABCD गैजेट बदलते जाते हैं, उनका पर्सनलाइजेशन नहीं होता है। हम अगले गैजेट में जब जाते हैं तो उस डेटा का पर्सनलाइजेशन करते हैं। आप देखिए हम आजकल ये टर्मिनोलॉजी भी यूज करते हैं, ये टर्मिनोलॉजी भी हमारे गैजेट में होती है। जब आप कोई नया मोबाइल हैंडसेट लेंगे तो उसको पर्सनलाइज करना होता है, यानी कि उसमें हमारी करंट की सारी इंफॉर्मेशन डालनी होती है। करंट में आपकी लोकेशन क्या है, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका सारा जो उस समय का पर्सनलाइजेशन का डेटा है वो डाल के आप उसको पर्सनलाइज कर लेते हैं, बात खत्म हो गई। वो काम करता है, चलता है। जब आप चेंज करेंगे तो ये तो मोटा मोटा उदाहरण हुआ। ह्यूमन अगर लाइफ में हम देखें तो अगर हम उस डेटा के फॉर्मेट की कल्पना करें तो वो बहुत ही सूक्ष्म और संवेदनशील होगा। गैजेट ABCD कोई भी बदल जाए, वो टाइम और स्पेस यानी स्थान और समय में अपने अपने टाइम पर पर्सनलाइज होंगे, अपने अपने टाइम पर डिजॉल्व होंगे। तो यूं देखा जाए कोई पर्सनलाइज कर्म भी नहीं बना, कोई पर्सनलाइज ऋणानुबंधन भी नहीं बना, और कोई पर्सन आगे गया भी नहीं। लेकिन फिर भी कुछ गया, और वो क्या गया ये अभी हम बस उसको कह पाते हैं, यूं देखें उसका अनुमान लगा पाते हैं। उस पर कितनी भी किताबें लिखी गई हों, अभी मेरा मानना है कि अभी कोई भी कंसेप्ट उसको बिल्कुल ठीक ठीक नहीं बता पाया है कि वो क्या है जो आगे चला जाता है
और वो किस फॉर्म में एग्जैक्टली आगे चला जाता है, लेकिन इतना सटीक रूप से सभी लोगों को पता चलता है जो इस अंतर जगत में उतरते हैं कि कुछ है जो आगे जाता है, जिसको हम लाइफ फोर्स कह सकते हैं, उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं।